प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, यानी 21 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। चलिए हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। डेज एंड इवेंट्स हमारा पहला सीरीज होता है जिसमें 21 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 1959 के दौरान यानी 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना से लड़ते हुए 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। कहाँ पर? लद्दाख में। इनके मेमोरी में जो है वो ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन भी किया था। ये भी आप लोग याद रखिए। दूसरी जो न्यूज आ रही है और नेशनल अफेयर से आ रही है, इसमें क्या है कि सरकार करेगी फेस अथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली का विकास। क्या है ये फेस अथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी? इसमें जो है ना फ़ायदा किसको मिलेगा? जो पेंशन भोगी हैं और पारिवारिक पेंशन भोगियों द्वारा एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे। जैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ना, ऑफलाइन जमा होता है अभी तक, तो अब इसके बाद ऑनलाइन जमा होगा, एंड्रॉयड फ़ोन से आप जमा कर सकते हैं। इसको डेवलप कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, पेंशन विभाग और पेंशन भोगियों के लिए पोर्टल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा मिलकर ये तीनों लोग साथ में इसको विकसित करेंगे। इसके बाद अयोध्या से न्यूज आ रही है कि दीपोत्सव समारोह के लिए अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसमें जो मेन झलक है, मतलब मेन में से एक मेन झलक जो है वो ये है कि इसमें रसिया की एक टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेगी और अपने जो रसिया में रामायण चल रहा है उसका ये लोग परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है कि वह राम की पैड़ी में, यानी मोदी जी राम की पैड़ी एक जगह है अयोध्या में, 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे। अयोध्या के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, कहीं कहीं पर घाघरा नदी भी लिखा होता है, तो दोनों सही है। इसको साकेत के नाम से भी जानते हैं और भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, ये भी आप लोग जानते हैं। महान महाकाव्य रामायण की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और ये 16 जनपदों में से, जो 16 महाजनपद थे ना, उसमें से एक जनपद था कौशल साम्राज्य, उसकी राजधानी भी रह चुकी है और हिंदुओं के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में पहला तीर्थ माना जाता है अयोध्या। इसके बाद हमारा इंडेक्स रिपोर्ट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो सीरीज होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें HCL के संस्थापक जो हैं शिवनादर जी, ये भारत के सबसे उदार व्यक्ति हुए हैं। कौन से रिपोर्ट से? एडलगिव हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार ये सबसे ज़्यादा उदार व्यक्ति हुए हैं। इसके बाद विप्रो के जो फाउंडर है अजीम प्रेम जी, उन्होंने 484 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो रोहिणी नीलेकड़ी देश की सबसे उदार महिला परोपकारी हैं। 120 करोड़ रुपए इन्होंने साल भर में दान किया हुआ है। समिट से कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज इसी में आती है, तो इसमें काशी और तमिल संगम जो है 16 नवंबर से आयोजित होगा। कौन आयोजित करा रहा है? शिक्षा मंत्रालय आयोजित करा रहा है। 1 महीने चलने वाला ये जो है वो आयोजन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजना, इसका जो है वो लक्ष्य है। 2400 से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। इंटरपोल ने दिल्ली सम्मेलन में पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया। हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इंटरपोल की जो 90वीं वार्षिक बैठक है वो दिल्ली में हो रही है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पर इंटरपोल ने पहले मेटावर्स का शुभारंभ किया है। इसमें क्या किया गया है? जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है यानी फ्रांस लियोन में इंटरपोल के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आभासी दौरा कराएंगे और जो वहाँ पे अधिकारी लोग हैं उनसे बातचीत भी होगी इसी के जरिए। इस इंटरपोल ने इस मेटावर्स को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप के साथ जो है वो विकसित किया हुआ है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देख लेते हैं। यह स्विट्जरलैंड में एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी NGO है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की अगली सीरीज में हम लोग देख लेते हैं। नवंबर में आयोजित होगा आकाश तत्व का पहला सम्मेलन। आकाश तत्व क्या है? आकाश फॉर लाइफ का पहला सम्मेलन जो है 5 से 7 नवंबर में कहाँ पर होगा? देहरादून में आयोजित होगा। यहाँ पर 35 जो है प्रख्यात वक्ता आएंगे जो आकाश तत्व के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। इसमें जो है इसरो और सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय विभाग इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए विज्ञान भारती यानी विभा, विज्ञान भारती को शॉर्ट फॉर्म में विभा बोलते हैं, VIBHA, विभा
के साथ समझौता करेंगे, मतलब हाथ मिला रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अगले सीरीज में देख लेते हैं। आईएएफ हाल ने यानी इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 70 एसटीटी ट्रेनर विमानों के लिए 6800 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ये आप लोग याद रखिए। इसमें ट्रेनर विमानों का मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग देने के लिए विमान यूज होते हैं उनमें उससे जो है विकसित करने के लिए। इसके बाद डिफेंस की श्रेणी में देख लेते हैं तो भारत ने अगली पीढ़ी अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 21 अक्टूबर 2022 को भारत द्वारा अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सा अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा के तट पर यह परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम जो है एक 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब क्या होता है? कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल 2 स्टेज का। इसमें 2 स्टेज पे ईंधन लगे होंगे और दोनों स्टेज पे जो है वो सॉलिड ईंधन का प्रयोग हुआ होगा। इसमें डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में डीआरडीओ ने भी उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का परीक्षण किया था। अग्नि मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। अग्नि मिसाइल जो है भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का एक समूह है जिसका नाम जो है प्रकृति के 5 तत्वों के नाम पर रखा गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये वह लंबी दूरी वाली परमाणु हथियारों से लैस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बहुत कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। इस समूह में जो है अग्नि 1, अग्नि पी का मतलब अग्नि प्राइम, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 है। इन 5 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। एक प्रोग्राम है IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। इन 5 का ट्रिक जो है वो पटना है, यानी पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम की सीरीज में देख लेते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए BEL ने ट्राइटन एक अमेरिकी जो है कंपनी है, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन सेल निर्माण के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका भी हस्तांतरण होगा और इसके साथ ही जो कुछ सेल बनाया जाएगा वो भी हस्तांतरण होगा। इसका उद्देश्य जो है ई मोबिलिटी को बढ़ाना है। BEL के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु में है और CMD इसके दिनेश कुमार बत्रा जी हैं। चौथा हमारा सीरीज होता है बिजनेस और इकोनॉमी सेक्शन का। इसमें है कि IRDAI ने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दी है मंजूरी। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म है। ये एक तरीके से मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब जैसे आप मार्केट में जाते हैं, अलग अलग दुकानें होती हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन में अलग अलग ये लोग रजिस्टर्ड होंगे जहां पर सभी स्वास्थ्य और बीमा पॉलिसियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जनवरी 2023 से बीमा सुगम का जो है वो संचालन शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें IRDAI के बारे में जान लेते हैं। ये जो है ना, बीमा जो क्षेत्र है उसको जो है रेगुलेट करता है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा, यानी यह सांविधिक बॉडी है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। इसका जो मुख्यालय है IRDAI का हैदराबाद में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो देवाशीष पांडे जी हैं। इसके बाद बिजनेस और इकोनॉमी में दूसरा सीरीज हम देख लेते हैं कि CCI ने गूगल पर लगाया है 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही हम लोग जान लेते हैं कि कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था मेक माई ट्रिप और OYO जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इन्होंने जो है वो जुर्माना लगाया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सांविधिक बॉडी है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत बनाई गई थी। मार्च 2009 में इसे विधिवत रूप से गठित किया गया था और किसकी अनुशंसा पर बनाई गई थी? राघवन समिति की अनुशंसा पर एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा न्यूज आ रहा है कि IIT मद्रास
ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार क्या होता है कि जो जो व्यक्ति या जो संस्थान सबसे ज़्यादा आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दायर करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में भारत में कुल जो पेटेंट आवेदन की कुल संख्या थी जो दायर की गई थी वो 120 थी। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ से आता है। पहला न्यूज़ है कि उत्तराखंड से है। पीएम मोदी ने यहाँ 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की है। उसमें से एक परियोजना जो है वो केदारनाथ रोपवे परियोजना है। इसमें क्या होगा कि जो धार्मिक स्थल हैं उत्तराखंड में उनको कनेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। इसके बाद कर्नाटक से न्यूज आ रही है कि मरणोपरांत दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार। किस लिए दिया जाएगा? इनका जो योगदान है फिल्म क्षेत्र में उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार आखिरी बार 2009 में समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने SC/ST समुदाय के लिए बढ़ाया है आरक्षण। ये कर्नाटक से दूसरी न्यूज है। पहले आरक्षण 50% से कम था यहाँ पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप था, लेकिन अभी आरक्षण बढ़ के 56% हो गया है। तो इस वजह से कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार से जो है वो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि इस कानून को 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो अब हम लोग जानते हैं कि संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, उसमें से 9वीं अनुसूची जो है वो कानूनों को जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करती है, यानी उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खारिज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद असम से एक न्यूज आ रही है कि असम सरकार ने सशस्त्र विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है 8 जिलों में। इस नियम को जो है वो अफसफा बोलते हैं, 1958 में आया था ये। इसी के साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पश्चिमी कार्बी एंगलोंग जिले में असम सरकार ने इसको अफसफा को हटाने का भी फैसला किया है। स्पोर्ट्स की सीरीज में हमारा जो न्यूज आ रहा है वो रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अनीस और सिमरनप्रीत ने जीता है रजत पदक। ये कहाँ पे हो रहा है? ISSF जो हो रहा है मिस्र काहिरा में, हम लोग रोज़ ही डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यानी रजत पदक जीता है। तो फिर गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो यूक्रेन की एक जोड़ी ने जीता है, यूलिया और मैक्सिम ने जीता हुआ है। इस पदक को जीतने के साथ भारत कुल 26 पदक जीत चुका है, जिसमें 10 स्वर्ण 10 कांस्य और 6 रजत पदक हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों लोग हैं जिन्होंने जीता है। इसके बाद मैप्स इन न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण चीन सागर आज हमारा टॉपिक है। यह ताइवान जल डमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। इसमें लोग मतलब कई एजेंसीज बताते हैं कि इसमें बहुत सारा जो है वो तेल है और बाकी जो खनिज पदार्थ यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए ये क्षेत्र जो है बड़ा विवादित रहता है। चीन इसके सबसे मतलब साउथ चाइना सी के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है 9 डैश लाइन के द्वारा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि भारत ने दक्षिण चीन सागर में ONGC विदेश नाम से एक अपना तेल संयंत्र स्थापित किया है। चलिए फटाफट इसका मैप देख लेते हैं। ये अपना साउथ चाइना सी है। कल परसों में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच यहाँ पर है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी को जो है अंडमान सी से जोड़ता है, यानी पैसिफिक ओशियन को जो है वो इंडियन ओशियन से जोड़ता है। साउथ चाइना सी यहाँ पर है। 9 डैश लाइन जो है वो 9 डैश लाइन इसी में है जिसके तहत ये सबसे ज़्यादा कब्जा करते हैं। इसके बाद इस साउथ चाइना सी पे देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो है वो अपना अधिकार जमाते हैं, जिसकी वजह से ये विवादित क्षेत्र है। तो एक कंबोडिया हो गया यहाँ पर, वियतनाम हो गया यहाँ पर, फिलीपींस हो गया यहाँ पर, और नीचे की कुछ कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये सारे लोग इस पर अपना हक जताते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।